मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आदर्श निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपन पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह है, और आरोह में 9 तक के जो चैप्टर थे अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जैसे में आज अपन पढ़ेंगे आपकी पाठ संख्या 10। पाठ संख्या 10 जो है उसके लेखक का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके द्वारा रचित जो पाठ अपने पाठ्यक्रम में दिया गया है उसका अध्ययन अपन आज करेंगे। तो पाठ संख्या 10 जो है उसके लेखक का नाम है सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर सैयद हैदर रजा है इनका जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय और इनका जो पाठ अपने सिलेबस में दिया गया है जिसका नाम है आत्मा का ताप। चैप्टर का नाम क्या है आपके? आत्मा का ताप। इसका अध्ययन करना। तो आप लोगों को पाठ संख्या 9 तक करवा दिया गया है, बता दिया गया है, क्वेश्चन आंसर है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो आप जो है इनका गृह कार्य पूरा करके अपनी नोटबुक जो है वो चेक करवाएं और साथ के साथ याद करने का कार्य जो है वो भी आप करते रहें, क्योंकि सितंबर माह में आपके टेस्ट होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी रखें और अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है किसी प्रश्न के उत्तर में या और भी कोई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब है सैयद हैदर रजा। तो सैयद हैदर रजा जो है इसके लिए आपको पेज नंबर 118 निकालना होगा, जिसमें आत्मा का ताप से लिया गया है पंक्तियां हैं। कला कर्म एक विचित्र उन्माद, उन्माद यानी नशा है। तो कला जो है वो एक विचित्र ही प्रकार का नशा है, इसे विश्वास से सहेजना है। इसमें क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। सहेजना है यानी संभाल कर रखना है। संपूर्णता से पहाड़ों के धैर्य के समान, यानी इस कला को सहेज कर संभाल कर हमें रखना है, संपूर्णता के साथ रखना है। और जिस प्रकार से पहाड़ में धैर्य होता है वो एक जगह अडिग रहता है, उसी के समान व्यक्ति में भी धैर्य होना चाहिए। मौन प्रतीक्षा में अकेले ही, यानी कोई उसे मिले या ना मिले, लेकिन उसे अकेले ही मौन चुप रह करके इस धैर्य को रखना है। तभी कला जो है वो अपने विकसित रूप के सामने आती है। ऐसा आके सैयद है और उनकी जो रचना है आत्मा का ताप उसमें कहा गया। जन्म है सन 1922, बावरिया गांव, मध्य प्रदेश। तो जन्म इनका हुआ है सन 1922 में। 1922 में जन्म हुआ है और बावरिया गांव एमपी मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। सम्मान ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स जो है इनको सम्मान मिले हैं। और इनकी जो मृत्यु है सन 2016 में। रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। रजा ने जो है अपनी स्कूली चित्रकला की जो शिक्षा है वो नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट व सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में वे फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और अध्ययन किया। 1950 में फ्रांस से उन्होंने छात्रवृत्ति ली और छात्रवृत्ति लेकर के वो फ्रांस गए। आधुनिक भारतीय चित्रकला को जिन कलाकारों ने नया और आधुनिक मुहावरा दिया उनमें सैयद हैदर रजा का नाम है। तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में सैयद हैदर रजा का नाम है। रजा सिर्फ इसी वजह से कला की दुनिया में सामान्य नहीं है, बल्कि जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया
उनमें हुसैन और सुजा के साथ रज्जा का नाम अगली पंक्ति में आता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी विदेशों में भी जिन्होंने प्रतिष्ठा पाई है, भारतीय कला को प्रतिष्ठा दिलाई है, उनमें हुसैन सुजा दो आपके लेखक हैं, उन्हीं के साथ रज्जा का नाम भी आता है। इनमें हुसैन सबसे ज्यादा घुमक्कड़ है। हुसैन जो है उन्हें घूमने का शौक था, यात्राएं करने का शौक था, लेकिन उनका केंद्र भारत भी रहा। सुजा न्यूयॉर्क चले गए और रज्जा पेरिस में जाकर बसे। सुजा चले गए न्यूयॉर्क में और रज्जा पेरिस में। इस तरह रज्जा की कला में भारतीय और पश्चिमी कला दृष्टियों का मेल हुआ, देश में जाकर के रहने लगे। तो इसीलिए रज्जा की जो कला थी उसमें भारतीय और पश्चिमी दोनों प्रकार की कलाओं का मेल हुआ। लंबे समय तक पश्चिम में रहने और वहां की कला की बारीकियों से प्रभावित होने के बावजूद रज्जा ठेठ रूप से भारतीय कलाकार है। बिंदु उनकी कला रचना के केंद्र में है। उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार है, यानी बिंदु जो है उनकी कला का विशेष केंद्र है, कला रचना। और उनकी कई कलाकृतियां बिंदु का रूपाकार, बिंदु का बिंदु आकार। यह बिंदु केवल रूपाकार नहीं है बल्कि पारंपरिक भारतीय चिंतन का केंद्र बिंदु है। अगर हम देखते हैं अपना आध्यात्मिक जो ज्ञान है, चिंतन है, उसमें भी एक बिंदु को माध्यम बना करके कार्य किया जाता है या उसमें लीन हुआ जाता है। यहाँ यह भी गौरतलब है कि बिंदु की तरफ उनका झुकाव उनके स्कूली शिक्षक नंदलाल झुरिया ने कराया था। तो अब ये देखिए आप, उनके ऊपर जो प्रभाव किसका पड़ा है, इनके शिक्षक थे नंदलाल झरिया, जिनसे ये प्रभावित थे और उन्हीं के कारण जो है बिंदु के झुकाव हुआ। रज्जा की कला और व्यक्तित्व में उदारता है। उनकी कला में रंगों की व्यापकता और अध्यात्म की गहराई है। उनकी कला को भारत और दूसरे देशों में काफी सराहा गया है। रुडॉल्फ वॉन लेडेन, पियरे बोलीवेयर, गिटी सेन, जो क्लोसे, मिशेल एम्बेर आदि ने रज्जा का मोनोग्राफ लिखे हैं। रज्जा पर मोनोग्राफ लिखे हैं, उनके बारे में लिखा। यहाँ दिया गया पाठ सैयद हैदर रज्जा की आत्मकथात्मक पुस्तक आत्मा का ताप का एक अध्याय है। सैयद हैदर रज्जा ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसी पुस्तक में से एक अध्याय लिया गया है जिसका नाम है आत्मा का ताप। इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया। यानी ये जो आत्मकथा है इंग्लिश में लिखी हुई, अंग्रेजी में लिखी हुई थी, और इसका रूपांतरण जो है, अनुवाद जो है, मधु बी जोशी ने किया है। यहाँ रज्जा ने चित्रकला के क्षेत्र में अनेक आरंभिक संघर्षों और सफलताओं के बारे में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष उसकी सृजनात्मक बेचैनी, अपनी रचना में सर्वस्व छोड़ देने का उसका जुनून, ये सारी चीजें इसमें बहुत रोचक है, सहज से है। तो इसमें क्या बताया है कि कलाकार का जो जीवन है उसमें कितना संघर्ष है, कला के लिए संघर्ष है, उसकी सृजनात्मक बेचैनी है, उसको रचने के लिए जो बेचैनी होती है उसके लिए, अपनी रचना में सर्वस्व झोंक देने का, अपना सब कुछ झोंक देने का जुनून है, यानी कि पूरी ताकत लगा देने का, जिससे इसमें बहुत रोचक व सहज शैली होकर आई है। आगे निकालने आपको, तो ये है आपके सैयद हैदर रज्जा का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, साथ ही इनका जो पाठ दिया गया है अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, आत्मा का ताप, इसके बारे में आपको इसमें बताया गया है। अब आप निकालिए आपका जो चैप्टर है, पाठ है आत्मा का ताप, पेज नंबर 120। नागपुर स्कूल की परीक्षा में कक्षा में प्रथम आया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई। नागपुर गए तो चित्रकला की शिक्षा लेने के लिए, उसके बाद मुंबई गए थे, तो वहां उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 10 में से 9 विषयों में मुझे विशेष योग्यता प्राप्त हुई, इससे मुझे बड़ी मदद मिली। पिताजी रिटायर हो चुके थे, अब मुझे नौकरी ढूंढना थी। मैं गोदिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। सबसे पहले कहाँ बने? गोदिया एक स्थान का नाम है जो कि कहाँ पड़ता है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है।
तो बोधिया में ड्राइंग का अध्यापक बन गया। महीने भर में ही मुझे बम्बई में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति मिली। यह सितंबर 1943 की बात है। मैंने अमरावती, अभी अमरावती है, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, कि गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्याग पत्र दे दिया। जब तक मैं बम्बई पहुंचा तब तक जे स्कूल में दाखिला हो चुका था। दाखिला हो भी जाता तो उपस्थिति का प्रतिशत पूरा न हो पाता। छात्रवृत्ति वापस ले ली गई। सरकार ने मुझे अकोला, अकोला भी कहाँ है आपके, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के स्थानों के नाम है, मैं ड्राइंग अध्यापक की नौकरी देने की पेशकश की। मैंने तय किया कि मैं लौटूंगा नहीं, बम्बई में ही अध्ययन करूंगा। मुझे शहर पसंद आया, वातावरण पसंद आया, गैलरिया और शहरों में इतने पहले मित्र पसंद आए। और भी अच्छी बात यह है कि मुझे एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई। यह स्टूडियो फिरोज शाह मेहता रोड पर था। ये स्टूडियो कहाँ था, फिरोज शाह मेहता रोड पर। एक बार फिर कड़ी मेहनत का दौर चला। करीब साल भर में ही स्टूडियो के मालिक श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने मुझे मुख्य डिजाइनर बना दिया। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मैं दफ्तर में काम करता, फिर मैं अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाता, फिर जेकब सर्कल जहां भाई के परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रहने की जगह दी। उसने कहा कि मैं तो टैक्सी रात को ही चलाता हूँ, तो तुम वहां सो सकते हो। वह दिन में कमरे पर लौटता। यह छोटा सा कमरा जेकब सर्कल 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। तो ये जो मकान है उनका कहाँ पर था, जेकब सर्कल था, 7 रास्ता में पहली मंजिल पर था। एक रात जब 9:30 बजे मैं कमरे पर पहुंचा तो हमारे दरवाजे पर एक पुलिस वाला खड़ा। उसने कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ हत्या की वारदात हुई। हम लोग कभी भी राजनीति या किसी भी तरह की सदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं हुए थे। मेरी तो अकल गुम हो गई है, मैं तो समझ ही गए। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से मिला। उन्हें बताया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जेकब सर्कल में रहता हूँ, मेरे कमरे के बाहर पुलिस वाला खड़ा है और मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा है। उन्होंने बताया कि मेरे टैक्सी ड्राइवर मित्र रोल्फ पर यहाँ मुझ पर शक नहीं। रोल्फ की टैक्सी में किसी ने एक सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मैंने जलील साहब को राम सुनाई तो उन्होंने मुझे आर्ट डिपार्टमेंट में कमरा दे दिया। मैं फर्श पर सोता। वे मुझे रात 11-12 बजे तक गलियों के चित्र या तरह तरह के स्केच बनाते थे। कभी कभी वे कहते हैं कि तुम बहुत देर तक काम करते रहे, अब सो जाओ। कुछ महीने बाद उन्होंने मुझे बहुत शानदार ठिकाना देने की पेशकश की। उनके चचेरे भाई के 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा, उसमें 2 पलंग पड़े थे। उनकी योजना यह थी कि अगर मैं उनके यहाँ काम करता रहा तो मुझे कला विभाग का प्रमुख बना दिया जाए। मैं जेकब सर्कल का 7 रास्ते वाला घर और उसका गलीस वातावरण छोड़कर नए ठिकाने पर आ गया। पूरी तरह अपने काम में डूब गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 बरस में 1948 में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक मुझे मिला। तो स्वर्ण पदक कब मिला इनको, सन 1948 में। और किसके द्वारा, बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी के द्वारा। इस सम्मान को पाने वाला मैं सबसे कम आयु का कलाकार। 2 बरस बाद मुझे फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने खुद को याद दिलाया, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मेरे पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। तो इनके पहले 2 चित्र जो थे सन 1943 में प्रकाशित हुए और कौन सी प्रदर्शनी में प्रकाशित हुए, और आर्ट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में हुए। उद्घाटन में मुझे आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि मैं जाना माना नाम नहीं था। अगले दिन मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रदर्शनी की समीक्षा पढ़ी। कला समीक्षक रुडॉल्फ वॉन लेडेन ने मेरे चित्रों की काफी तारीफ की थी। रुडॉल्फ जो कोई चित्रकार है, तो उन्होंने इनके चित्रों की काफी तारीफ की। उसका पहला वाक्य मुझे याद, आज भी याद है। इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और
नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, एस रज्जा के नाम के छात्र के एक दो जलरंग लिखाने हैं, उनमें संयोजन और रंगों के दक्ष प्रयोग की जबरदस्त समझदारी दिखती। दोनों चित्र 40-40 रुपए में बिके। तो इनके दोनों चित्र कितने रुपए में बिके? 40 रुपए, 40-40। एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियोज में 8-10 घंटा रोज काम करने के बाद भी महीने भर में मुझे इतने रुपए नहीं मिल पाते थे, यानी उस समय इतने पैसों की भी बहुत वैल्यू थी। टेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैड हैमर से भेंट हुई तो उन्होंने जर्मन उच्चारण वाली अंग्रेजी में कहा, आई लव यू यूर स्टफ मिस्टर रज्जा। तो रज्जा साहब, मुझे आपका काम पसंद आया। किसने कहा था ये? प्रोफेसर वॉल्टर लैंड हैमर से भेंट हुई, उन्होंने इस बात को कहा। रुडॉल्फ फॉन लेडेन भी कृपा बनाए रखते थे। इसके बाद वियना की कला संग्राहक एमेनुएल शैलेसिंगर मेरे काम के प्रशंसक बने। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको मिले हैं एमेनुएल शैलेसिंगर, मेरे काम के प्रशंसक बने। यह मेरी बहुमूल्य उपलब्धि थी। बहुमूल्य उपलब्धि में उनसे मिलना और इनके द्वारा रज्जा के कार्य का तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है। समय के साथ साथ चीजें होती चली गई। प्रोफेसर लैंड हैमर ने काम करने के लिए अपना स्टूडियो दे दिया। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। आपके जो प्रोफेसर लैंड हैमर है वो कहाँ पर कार्य करते थे? द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। मैंने दिन में उनकी स्टूडियो में चित्र बनाता, शाम को चित्र उन्हें दिखाता तो वो बारीकी से उनका विश्लेषण करते। मेरे काम की उनकी रुचि बढ़ती गई, मेरा काम निखरता गया यानी और भी अच्छा होता गया। वे मेरे चित्र खरीदने लगे और आखिर मेरे लिए नौकरी छोड़कर कला के में जुट पाना संभव हो सका। तो अब इस समय तक क्या है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1947 में मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र बन गया, क्योंकि अब मैं नौकरी किए बिना भी अपनी फीस और रहने का खर्चा उठा सकता था। भले ही सन 1947 और 48 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। कौन सी घटनाएं घटी थी 1947 और 48 में? तो हमारे जो देश की आजादी का जो संग्राम था वो 1947 में तो था। मेरे लिए भी कठिन परिस्थिति। पहले तो कल्याण वाले घर में मेरे पास रहते मेरी माँ का देहांत हो गया। पिताजी मेरे पास ही थे। मैं मंडला लौट गए, वे मंडला लौट गए। मई 1948 में वे भी नहीं रहे। और साथ ही यहाँ रज्जा के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या है कि उनकी माता जी की मृत्यु हुई और बाद में 1 साल बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके लिए ये भी विशेष घटनाएं। विभाजन की त्रासदी के बावजूद, विभाजन हुआ था सन 1947 में भारत और पाकिस्तान का, तो विभाजन की त्रासदी के बावजूद भारत स्वतंत्र था। उत्साह था, उदासी भी थी। उत्साह तो था कि आजाद हो गए, उदासी भी थी। तो उदासी कैसे थी कि भाई तो भारत और पाकिस्तान जो एक हुआ करते थे उसका बंटवारा हो गया है, विभाजन हो गया। जीवन पर अचानक जिम्मेदारियों का बोझ आ पड़ा। हम युवा थे, मैं 25 वर्ष का था। लेखकों, कवियों, चित्रकारों की संगत यानी साथ। हमें लगता था कि हम पहाड़ गिरा सकते हैं और सभी अपने अपने क्षेत्रों में अपने माध्यम में सामर्थ्य हर बढ़िया काम करने में जुट गए, यानी सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छा कार्य करने में जुट गए। देश का विभाजन महात्मा गांधी की हत्या पूर्ण घटनाएं थी। ये 47 में देश का विभाजन हुआ और सन 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? कितनी तारीख को हुई थी महात्मा गांधी की मृत्यु? 2 अक्टूबर को तो जन्म हुआ है इनका। 30 जनवरी सन 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। व्यक्तिगत स्तर पर मेरे माता पिता की मृत्यु भी ऐसी ही पूर्ण घटना थी। व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो उनके पिताजी की मृत्यु भी कब हुई है? सन 1948 में हुई। और वो भी क्या थी? पूर्ण घटना थी, बुरी घटना थी। जिस प्रकार से गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उसी प्रकार से उनके पिता कि हमें इन पूर्ण अनुभवों को आत्मसात करना। आत्मसात करना क्या किसको कहते हैं? अपनाना।
हम उससे उबर काम में जुट गए, यानी हमने उनको सहन किया, आत्मसात किया और उसके बाद जो अपने कार्य में लग गए। 1948 में मैं श्रीनगर गई, वहां चित्र बनाए। ख्वाजा अहमद अब्बास भी वहीं थे। कश्मीर पर कबायली कबायली किसको कहेंगे, कबीलों का हुआ। तब तक मैंने तय कर लिया था कि भारत में ही रहूंगा। मैंने कश्मीर गए थे, चित्र वगैरह पढ़ाए श्रीनगर में, कश्मीर में, लेकिन उसके बाद जो है मैंने डिसाइड कर लिया, निश्चय कर लिया कि ये भारत में ही रहेगी। मैं श्रीनगर से आगे बारामूला तक गया। घुसपैठियों ने बारामूला को ध्वस्त कर दिया था। मेरे पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था। तो कश्मीर की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, शेख अब्दुल्ला, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार है, इन्हें जहां चाहे वहां जाने दिया जाए और इनकी हर संभव सहायता की जाए। ऐसा कश्मीर की प्रधानमंत्री ने सैयद हैदर रजा के लिए कहा। एक बार मैं बस से बारामूला से लौट रहा था या वहां जा रहा था तो स्थानीय कश्मीरियों के बीच मुझ पैंटधारी शरारती को देखकर, पैंटधारी यानी क्या कर रखा था इन्होंने, पैंट पहन रखी, शहराती को देखकर एक पुलिस वाले ने मुझे बस से उतार दिया। मैं उसके साथ चल दिया। उसने पूछा कहाँ से आए, नाम क्या है। मैंने बता दिया कि मैं बच्चा हूँ, मुंबई से आया हूँ। शेख साहब की चिट्ठी उसे दिखाई। उसने सलाम ठोका और परेशानी के लिए माफी मांगता हुआ चला गया। शेख साहब कौन है, शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री, उनकी चिट्ठी उसने दिखाई तो पुलिस वाले ने उनसे क्या मांगी, माफी मांगी। श्रीनगर की इसी यात्रा में मेरी भेंट प्रख्यात फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कीर्तिये देशों से हुई। देखो इसके श्रीनगर के आपके फोटोग्राफर हैं, फ्रेंच हैं, हेनरी कीर्तिये प्रेशा से हुई। मेरे चित्र देखने के बाद उन्होंने जो टिप्पणी की वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने कहा तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन प्रतिभाशाली हुआ चित्रकारों को लेकर मैं संदेहशील हूँ, यानी मुझे संदेह है। तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। उसके चित्रों की विशेषता बताइए, तुम्हारे चित्रों में क्या है, रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि चित्र इमारत की ही तरह बनाया जाता है। आधार, नींव, दीवारें, बीम, छत और तब जाकर वह टिकता है। किसी भी मकान को अगर अपन बनाते हैं तो उसमें पहले क्या करते हैं, अपन नींव भरते हैं, आधार देते हैं, दीवारें बनाते हैं, बीम लगाई जाती है, छत बनती है, तब जाकर के चित्र बनते हैं। उसी प्रकार से मकान बनता है, उसी प्रकार से चित्र को बनाया जाता है। इन टिप्पणियों का मुझ पर गहरा प्रभाव रहा। मुंबई लौटकर मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियास फ्रांसी में दाखिला ले लिया, दाखिला यानी प्रवेश ले लिया। फ्रेंच पेंटिंग में मेरी खासी रुचि थी, लेकिन मैं समझना चाहता था कि चित्र में रचना या बनावट वास्तव में क्या होती है। वहां जाकर के वो सीखने लगे कि वास्तव में चित्र में रचना क्या होती है। 1950 में एक गंभीर वार्तालाप हुई। दौरान फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने मुझसे पूछा तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहती हो। मैंने आत्मविश्वास से उत्तर दिया फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है, फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। तुम्हारे पसंदीदा कलाकार सेजा, वैन गॉग, गोगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्राक, ये देखो चित्रकारों के नाम आए। पसंदीदा जो भी कलाकार हैं, चित्रकार हैं, उनके नाम है सेजा, वैन गॉग, गोगा, पिकासो, मातिस, सागाल और ब्राक। पिकासो के काम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मैंने कहा पिकासो हर दौर महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिकासो जीनियस है। जीनियस को कहते हैं जो सबसे अच्छा होता है। वह इतनी खुश हुई कि मुझे एक की बजाय 2 वर्ष के लिए छात्रवृत्ति मिली। तो छात्रवृत्ति किसके नाम के कारण मिली थी उन्हें,
पिकासो के आंटी पिकासो के चित्र उन्हें पसंद है, उनकी तारीफ उन्होंने की थी, उनको जीनियस बताया था और इसलिए लज्जा को 1 साल की जगह 2 साल की छात्रवृत्ति ने बताया ना स्कॉलरशिप। मैं सितंबर में फ्रांस के लिए निकला और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचा। यूं पेरिस में मेरा जीवन प्रारंभ हुआ। मैं पेरिस में इस तरीके से इनका जीवन प्रारंभ हुआ। मुंबई में रहते एक ऊर्जा थी, काम करने की इच्छा थी, आत्मा को चढ़ा यह ताप लोगों को दिखाई देता था। अपने यहाँ जबरदस्त उदारता थी, कोई काम करने का इच्छुक हो तो लोग सहायता को तैयार रहते थे। यानी भारत देश की प्रशंसा ये कर रहे हैं कि भारत देश में जब मैं था बम्बई में तो लोगों में क्या थी, उदारता थी, एक दूसरे की सहायता करने के इच्छुक हुआ करते थे। लेकिन जब ये पेरिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ ऐसा भी नहीं। मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। यानी अगर व्यक्ति मेहनत करेगा तो वो सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। चित्रकला व्यवसाय अंतरात्मा की उपलब्धि। चित्रकला का व्यवसाय नहीं, व्यवसाय तो क्या होता है, पूर्ति मन से भी कर सकते, लेकिन ये क्या है, अंतरात्मा की पुकार। जब तक हमारे मन से इसकी भाव नहीं है तब तक ही बना पाते, इसे अपना सर्वस्व देकर भी कुछ परिणाम मिल पाते हैं। जब अपना आप सब कुछ इस पर न्यौछावर कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तभी हमें इससे कुछ मिल पाता है। केवल जहरा जाफरी को कार्य करने की ऐसी लगन मिली, वह पूरे समर्पण से दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। कल मैंने उन्हें फोन किया यह जानने के लिए कि वह दमोह में क्या करती है। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि मुझे सूर्य प्रकाश यानी उस ग्रामीण स्त्री का पति जो अपने पति का नाम नहीं ले रही थी का किस्सा याद। यानी एक स्त्री मिली ग्रामीण में जो कि अपने पति का नाम नहीं ले रही। अपने भारतीय परंपरा में भी रहता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो पहले की जो लेडीज होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती। मैंने धृष्टता से उन्हें बताया कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले नहीं। उन्होंने क्या बताया कि अगर व्यक्ति मांगता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता, और नहीं मांगता है मिलना लगता है तो उसे मोती भी मिल सकते हैं, अर्थात अमूल्य चीजें भी मिल सकती है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले नहीं। भिखारी कितनी बार भीख मांगता है लेकिन उसे भीख नहीं मिलता, लेकिन कई बार क्या होता है कि बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाता है। मेरे मन में शायद युवा मित्रों को यह संदेश देने की कामना है कि कुछ घटने के इंतजार में हाथ पर हाथ धरे न बैठे रहो, खुद कुछ करो। कुछ घटने कुछ घटे उसके इंतजार में मत रहो, हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहो, बल्कि स्वयं जो है वो आप कुछ करो। जरा देखिए अच्छे खासे संपन्न परिवारों के बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, जबकि उनमें तमाम संभावनाएं और यहाँ हम बेचैनी से भरे काम किए जाते हैं। मैं बुखार से छटपटाता सा अपनी आत्मा अपने चित्त को संतप्त किए रहता हूँ। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जिसमें खामी लगती है, खामी यानी कमी लगती है। यह बहुत गजब की बात नहीं है, लेकिन मुझ में काम करने का संकल्प है। भगवद गीता कहती है जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। बचपन जीवन का पहला चरण है, बचपन जीवन का पहला चरण एक जागृति, लेकिन मेरे जीवन का बम्बई वाला दूर भी जागृति का चरण ही था। भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन एक तनाव है और बचपन जो है वो एक जागृति का समय है। और यहाँ रक्षा ने अपनी जागृति का समय जो है बम्बई के जीवन को बताया। कई निजी मसले थे जिन्हें सुलझाना था, मुझे आजीविका कमानी। मैं कहूँगा कि पैसा कमाना महत्वपूर्ण होता है, वैसे अंततः महत्वपूर्ण नहीं ही। उत्तरदायित्व होते हैं, किराया देना होता है, फीस देनी होती है, अध्ययन करना होता है, काम करना होता है। कुल मिलाकर स्थिति खासी जटिल है। मेरे माता पिता के नए कहने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देने से जटिलता और भी।
यानी जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को बहुत सारी चीजें जो होती है उनकी पूर्ति करनी होती है और उस पूर्ति के लिए उन्हें कमाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी जो कार्य वो नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है। उसी प्रकार से रज्जा को भी क्या करना पड़ा, कमाई के लिए इसे साधन अपनाने पड़े। तो ये कह रहे हैं कि अगर व्यक्ति युवा है और उसमें काम करने की शक्ति है और उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जो चाहे वो कार्य कर सकता है, तो इस प्रकार से जो है उसे अपने जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए और अपने कार्य को और अपनी जो इच्छा से बनती हुई जो कला है उस कला को स्थान देना चाहिए। तो इन्होंने कला को महत्वपूर्ण माना है, पूर्ण रुचि के साथ उस कार्य को करना चाहिए, ना कि उसे घसीटना चाहिए, जबरदस्ती करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है पंडित सैयद हैदर रजा जो है उनकी आत्मकथा से आत्मा का था, उन्हें चित्रकला को आत्मा से महसूस किया था। और जब तक व्यक्ति आत्मा से किसी चीज को महसूस नहीं करेगा तब तक उस चीज में वो गहराई से नहीं उतर सकता, तब तक उस गहराई उस कार्य में लगन से कार्य नहीं कर सकता और तब तक उस कार्य में निखार नहीं आ सकता जब तक वो पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ और मन के साथ जब तक कार्य नहीं करेगा। आप लोग भी ये चीज देखते होंगे, जब तक आपका मन नहीं होता तब तक आपको कुछ याद नहीं होता। आप याद करना चाहें तभी आपको याद होता है, ये नहीं कि जबरदस्ती अपन किसी भी कार्य को अगर हम करते हैं तो उस कार्य को निष्ठा, ईमानदारी और मन लगा करके करना चाहिए, तभी हमें उसमें सफलता हासिल होती है, ना कि जबरदस्ती करना चाहिए। और जिस कार्य में मन हो उसी कार्य की तरफ करना चाहिए। तो ये है आपके आत्मा का ताप सैयद हैदर रजा के बारे में, और ये पार्ट जो है वो आज अपन ने पढ़ लिया है पूरा। आगे की जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी का जो गृह कार्य है वो आप मुझे भेज दो।